हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंगो मैन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री। लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th दोनों का। सभी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है। आप एसएसटी करके 2025 में होगा, सोशल साइंस करके वो प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसमें सारा एसएसटी आ जाएगा। साइंस 2025 करके होगा, उसको कर लीजिए। फिजिक्स का होगा, फिजिक्स कर लीजिए। केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री कर लीजिए। यानी क्लास 10th एंड 12th दोनों की तैयारी यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से कराई जा रही है। और जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, बुआ आपके लिए समझिए बहुत ही रामबान है, रामबान। आप इसको एकदम 100% बढ़िया तरीके से तैयार करके जाइए और आइएगा परीक्षा देके। तो आप जरूर हमारे कमेंट में बोलिएगा थैंक यू सर, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन आपको लड़ने वाला अभी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दल बदल कानून क्या है? जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहते हैं। जैसे मानिए कि हमारा कोई दोस्त है, हमारी पार्टी में था और वो हमारे एंटी पार्टी में जाकर के उसके साथ बात कर रहा है या उसके पार्टी में चला गया, तो ये क्या हुआ ना, दल बदलू हो गया। उसी तरह से एक राजनीतिक पार्टी के अनुसार कोई जो विधायक या एमएलए वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं दल बदल। क्या बोलते हैं? दल बदल। इसीलिए इस कानून को लाया गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे गांव घर में देखते होंगे, कोई आपके साथ है और वो दूसरे के साथ फिर रहने लगा, तो आप उसको कहते सारा दल बदलू इंसान है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो हुआ एक प्रकार से क्या हुआ ना, दल बदल हो गया है ना। तो दल बदलू वर्ड यूज हुआ। इसी प्रकार से राजनीतिक में जो है इसको यूज किया गया दल बदल कानून के नाम से। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था? सबसे पहले समझेंगे हम खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि जो तुर्की के सुल्तान थे यानी खलीफा, उन्होंने जर्मनी का सपोर्ट करते हुए अंग्रेज के खिलाफ लड़ा। देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है ना अंग्रेजों से परेशान था। भारत को भी आज़ादी मिली, अंग्रेज लोग के खिलाफ ही लड़ते थे, इसलिए 1947 में जाके आज़ादी मिली। हम अभी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, पाकिस्तान से लड़ते हैं। हम पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करने बोल रहे हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए। हम सब मिलकर के 1947 में जो लड़े थे, उस टाइम में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था और सब ने मिलजुल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। जब अंग्रेज भाग गए, हार मान लिए, तब जाकर के हमारा देश विभक्त हो गया, बट गया और एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया। उसी टाइम में जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो मुसलमान है वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हमारे भारतीय मुसलमान जो भारत से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो भारत में ही रह गए। वो कहानी उसी तरह से, आप उस पर ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिलहाल खिलाफत आंदोलन को समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था कि तुर्की के जो खलीफा थे उन्होंने जर्मनी का सपोर्ट करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा, जिसकी वजह से उनको हार की खानी पड़ी। इस वजह से उनका जो पावर था, यानी जो तुर्की के सुल्तान या खलीफा थे, उनका जो पावर था, उनका जो पद था, वो सब अंग्रेजों ने छीन लिया। उसके छीनने की वजह से भारतीय मुसलमान जो थे ना खलबला उठे, एकदम गुस्से में आ गए। और इसी वजह से मुंबई में 1919 ईस्वी में क्या किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक समिति का गठन बुला लिया और उस समिति में एक रखा गया जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। क्या रखा गया? खिलाफत आंदोलन। अब गांधी जी भी चल उठे कि भाई चलो भाई हिंदू मुस्लिम एकता बनाते हैं। तो गांधी जी भी उठे और चल दिए, बोले नहीं, ये जो किया है तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों ने, ये गलत किया है। ठीक है, तो मुसलमान सभी हो गए कि चलो भाई अब ये गांधी जी भी घुस गए हैं, अब हम अपना लड़ेंगे। ऑलरेडी वो लड़ने के लिए तैयार ही थे। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली, वो दोनों अकेले ही भारी पड़ गए थे और वो जो समिति बनी थी वो भी कम नहीं थी। लेकिन गांधी जी का एक सपोर्ट भी आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम खिलाफत आंदोलन को आराम से 1924 तक लड़ा, जिसके बाद अंग्रेज लोग हार मान करके पीछे हट गए। इसी का नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध होता है, यहाँ पे गड़बड़ा गया। 1914-1918 के बाद शुरू हुआ था, यानी 1919 में शुरू हुआ, 18 के बाद हुआ था ना। युद्ध में तुर्की जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा, जिसमें उसकी हार हो गई। तुर्की किसका साथ दे रहा था? जर्मनी का साथ दे रहा था। किससे लड़ा? इंग्लैंड मतलब अंग्रेजवा से। ठीक है, तो उसमें उसकी हार हो गई, जिसमें तुर्की के खलीफा धर्मगुरु मतलब जैसे इस्लामिक धर्मगुरु होते हैं, उसको बोला जाता है खलीफा। ठीक है, का समस्त अधिकार व पद छीन लिया गया। इससे भारतीय मुसलमानों को दुख हुआ और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये
हो गए। महात्मा गांधी को हिंदू और मुसलमान की एकता को बांधने के लिए यह एक शुभ अवसर था। यानी महात्मा गांधी सोचे कि चलो भाई अभी मौका है, चलो हम भी चलते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली मेन रोल निभा रहे थे। इसके बाद गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या किया, गांधी जी भी अपना असहयोग आंदोलन छेड़ दिए। लास्ट में खिलाफत आंदोलन कई सालों तक चला और 1924 में क्या हुआ, इसकी समाप्ति हो गई। यानी अंग्रेज लोग हार मान लिया तो वहां पे उसको बंद कर दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गांधी इरविन पैक्ट क्या है। इस पैक्ट की वजह से ही गांधी जी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं भगत सिंह को जो फांसी दिलवाया उसमें गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके वजह से ही भगत सिंह को फांसी चला। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी जब गए थे वहां इरविन वाले में तो उन्होंने रखा था कि आपके पास जितने भी आरोपी हैं उन सबको छोड़िए, ये बोला गया था। बट उन्होंने क्या किया, उसने जो लिखित तौर पे दिया था उसको गांधी जी तो पूरा पढ़े नहीं, साइन कर दिए डायरेक्टली। जोश जोश में एक होता आंदोलन करते करते उस टाइम में कितना आदमी उनगुना जाता है, उस तरह से उनके साथ हो गया। तो हिंसा के आरोपी को छोड़कर उसने जो लिखा था, बाकी सभी राजनीति यानी जो हिंसा करते हैं, जो झगड़ा लड़ाई करते हैं, जो गोली बारूद कर रहे थे, भगत सिंह अकेले पछाड़े हुआ था ना सबको। इस वजह से जो है ये क्या किया ना, इसको छोड़ के बाकी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो ये रिहा कर भी दिया, लेकिन भगत सिंह को रिहा नहीं किया। जब ये फांसी देने के लिए गांधी बोलते रे चोट्टा काहे ऐसा काम किया इरविन, तो इरविन क्या बोलता है कि तुम पढ़ लेना, जो तुमको दिया गया उसमें लिखा हुआ था कि जो हिंसा के आरोपी हैं उसको छोड़ करके सभी राजनीतिक पार्टी को रिहा करेंगे, और हमने रिहा किया, हम इसके बारे में जो लिखे हम वही करेंगे। जब गांधी जी उसको पढ़ते चार से तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जो लिखा था अब तो क्या कर नहीं सकते थे। लेकिन वैसे भी अंग्रेज लोग का प्लान था ही पहले से कि भाई इसको फांसी देना है, क्योंकि ये भाई आगे चल के बहुत भयानक बनने वाला था। ठीक है, तो वही था कि 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो समझौता हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, किनको क्या कहते हैं, भगत सिंह के बारे में। ये इरविन वाला जो मुद्दा उठता है इसके बारे में थोड़ा ओपन पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे इस पैक्ट में इरविन की चालाकी की वजह से भगत सिंह को फांसी हो गया। भगत सिंह की ओर से केस लड़ने वाले वकील आसिफ अली थे। ठीक है, जो भगत सिंह की तरफ से वकील के रूप में थे वो आसिफ अली थे। वहीं अंग्रेज की तरफ से वकील राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा। देखो ये भारतीय होने के बाद भी चुट्टा किसका सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेजवा का सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उस कोर्ट में एक जज यानी आगा हैदर भी थे, जिन्होंने भगत सिंह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। यानी भगत सिंह के पक्ष में, यानी भगत सिंह के सपोर्ट में इन्होंने अपना फैसला सुनाया कि जिस घटना का सबूत या गवाह नहीं है, उस घटना में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई करके कुछ समय के लिए जेल की सजा सुना सकते हैं, लेकिन फांसी नहीं लटका सकते। अब अंग्रेजवा सब क्या किए ना कि भाई पहले ही प्लान कर लिया था कि जैसे होगा हम इसको फांसी देंगे। ठीक है, तो उस वजह से जैसे ही भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई, उसी वक्त आगा हैदर ने अपने जज पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आगा हैदर ने अपील किया था अंग्रेजी जज से कि भगत सिंह को जो आप फांसी दे रहे हो, ये किसी भी अब उसके बारे में कुछ है ही नहीं, साक्ष्य मिला ही नहीं, कुछ सबूत मिला ही नहीं, और डायरेक्ट जो तुम फांसी दे रहे हो ये गलत है। अगर तुम इसमें तुम दे ही रहे हो, सजा देना ही है, तो कुछ दंड दे करके इनको कुछ दिन के लिए जेल की सजा दे दो। ठीक है, लेकिन अंग्रेज लोग ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने फांसी की सजा दे दी। उन्होंने नहीं, अंग्रेजवा सबने फांसी का सजा दे दिया। किसको? भगत सिंह को। जैसे ही सजा सुनाया, इन्होंने जज पद से इस्तीफा दे दिया। किन्होंने? आगा हैदर ने। ठीक है, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, गलत होता है, इसलिए वो अपने पद, चूंकि आगा हैदर भारतीय थे, भारत के सब यानी अपने सपोर्ट में, अब कुछ भी है तो भाई अपना ब्लड है ना, तो उन्होंने क्या किया ना भाई, अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? सॉरी नमस्कार, ए बाबू मतलब समझ रहे हो बात। जो अच्छे जमीन जायदाद वाले होते हैं उनके पास हम लोग जाते हैं, जो गरीब बेचारे रहते हैं वो ऐसे करके, हाँ सर, हाँ ये काम किया नहीं होते, क्या हाँ करिए प्रभु हम क्या नहीं करब, मतलब वो अपना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर का अर्थ क्या है कि आप उसके पास कुछ पैसा रह गया,
अब उसके बदले में तब तक काम करो जब तक कि वो पैसा खत्म नहीं हो जाए, और जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। मतलब कर्ज चुकाने के लिए, जो कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक, यानी उसके लिए वेतन नहीं मिलेगा, मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज का रकम, यानी रकद लिखा गया, ये रकम सूद समेत न चुक जाए। बधुआ मजदूरी कहलाते हैं, वैसे मजदूर बधुआ मजदूर कहलाते हैं। जो लोग ऋण चुकाने के लिए काम करते हैं या सेवाएं देते हैं, यानी कर्ज को चुकाने के लिए सेवा देगा, काम करेगा, उन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता है। बंधुआ मजदूर को अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर भी कहा जाता है। एक प्रकार से वो क्या होता है, बेचारा फंस जाता है। अब भाई तुम्हारा जब तक पैसा पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारे यहाँ काम करते रहो, इसको ही नाम दिया गया बंधुआ मजदूर का। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू बीइंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम लेकर के आए क्लास 10th एसएसटी का। बने रहिए हमारे चैनल पे लगातार। 2 दिन से हम लोग थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्लास 10th का। उसका रीजन ये था कि क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम था, इस वजह से उसका आंसर शीट यहाँ पे प्रोवाइड करने के चक्कर में हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। बट आज हम फिर से आ गए इस चैनल पे। चलिए मिलते हैं आपके एसएसटी वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप तैयार करके जाइए एग्जाम में। आपका जो अभी सेंटअप एग्जाम होने वाला उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप उसको बेटर तरीके से और बेटर बना के जाइए। अगर समझ में नहीं आता है, जल्दी याद नहीं हो पाता है, तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को 2-3 बार वॉच कीजिए ताकि आपको वो चीज ना दिमाग में ही याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट पे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला, राष्ट्रवाद मतलब क्या, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति जो प्यार बढ़ा, उसको बनाने में, फैलाने में नेपोलियन ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उसने जर्मनी के 300 छोटे छोटे, अब देखिए छोटे बड़े राज्य जो थे, सबकी सोच में अलग अलग भाव था, सबका अलग अलग अपनी बात थी, सबके अलग अलग सोच थी, धर्म के आधार पे भी सब बदले हुए थे। उन सब को क्या किया ना कि उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के उन्होंने कितने राज्य बनाए? 39, यानी 39 राज्य में बना दिया, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं कि उन्होंने जर्मनी के 300 छोटे बड़े राज्यों को कितने भागों में बना दिया? 39 राज्यों में बना दिया, ठीक है। अब ये बनाने से ये क्या हुआ सुनिए, जिससे एकीकरण का मार्ग क्या हुआ? शुरू हो गया, ठीक है बच्चों। अगला है, इस प्रकार यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। यानी यूरोप के लोग जो थे वो देश के प्रति प्यार की भावना को निकालना शुरू किए, दिखाना शुरू किए। इसी चलते इसको कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका रही। बात समझ में आ रहा है? मतलब हम बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में जो लोग थे वो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त थे, बटे हुए थे, लेकिन उन राज्यों को क्या किया? 39 राज्य, यानी जोड़ जोड़ के 39 राज्य इन्होंने बना दिया। उससे लोगों के बीच में और लोगों को जागरूक किया देश के प्रति, तो देश की राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर में जगी, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? देखिए, हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, हो ची मिन्ह, सबसे पहली बात याद रखिए कि हो ची मिन्ह जो है मार्ग बाद में बना, नाम किसी का था, किसी पर्सन के नाम पे हो ची मिन्ह मार्ग बना था, ठीक है, किसी इंसान का नाम है। तो हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। कहां से गुजरा? हनोई से स्टार्ट होता था, लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इस मार्ग में बहुत सारी कच्ची पड़के जो सड़क होती है, यानी छोटी छोटी, आप लोग जैसे देखते होंगे 4 लाइन गया, 4 लाइन से थोड़ा उतरिएगा, गांव मोहल्ला की तरफ देखिएगा तो 2 लाइन है, उसके बाद देखिएगा तो 1 वे है। तो इस तरह का अलग अलग कच्ची पक्की सड़कें इसमें जुड़ी हुई थी। अमेरिका सैकड़ों बार उसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, लेकिन जो वियतनाम के लोग, वियतनामी कहते जो वियतनाम के लोग थे, उसको मरम्मत यानी ठीक कर लिया करते थे। अमेरिका क्या करता था? उस पर बमबारी करता था, उसको तोड़ फोड़ दिया करता था, क्षतिग्रस्त पहुंचाता था, लेकिन वियतनाम के जो लोग थे वो क्या किए? उसको मरम्मत कर लिया करते थे, यानी ठीक कर लिया करते थे।
इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया दोनों से लड़ लिया। अब दोनों से लड़ा, साथ में वियतनाम भी था, तो तीनों तरफा इकट्ठे लड़ाई झेल रहा था। इस वजह से अमेरिका को हार माननी पड़ी और अमेरिका वहां से हट गया, पीछे हट गया। ठीक है, इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया, यानी कि हमला करा, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ गया, यानी कि वो रिटर्न बैक हो गया। बात समझ गए? यानी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तीनों मिलकर के क्या किया, अमेरिका पर ही हमला बोल दिया। ठीक है, तो आप समझ में आगे हो ची मिन मार्ग क्या है। यह जो है आपको वियतनामी लोग, वियतनाम से होकर के गुजरता था, तो वियतनामी लोग कई बार जो है अमेरिका उस पर बमबारी किया, उसको क्षतिग्रस्त पहुंचाता था, बहुत तोड़ फोड़ देता था, लेकिन वियतनाम के जो लोग थे उसको बार बार मरम्मत कर लिया करते थे। उसके चक्कर में क्या किया ने, ये किससे लड़ा, अमेरिका जो लाओस और कंबोडिया दोनों पे अटैक कर दिया, आक्रमण किया, और साथ में वियतनाम से तो था ही, तो ये तीन तरफा संघर्ष हुआ, तीनों तरफ से हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका को वापस होना पड़ा, यानी अमेरिका इसमें हार मान लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशम मार्ग क्या से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप याद करिए थोड़ा अच्छे से, पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान से समझिए। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में, यानी पहले के समय में, चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था, यानी बिजनेस होता था, उसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है? अगला देखिए, वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे, सॉरी बच्चा, ये जो है ना दोबारा एक ही लाइन लिखा गया है। अगला पॉइंट देख लीजिए, चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप पहुंचता था, यानी सिल्क यूज्ड टू रीच यूरोप फ्रॉम चाइना थ्रू दिस रूट, यानी इसी रूट से, चीन से जो जाता था सामान, उसी रास्ते होकर के कहां जाता था, यूरोप पहुंचता था, इसलिए इस मार्ग का नाम क्या पड़ा, रेशम मार्ग पड़ा। बात समझ में आ रहा? उस रूट से, चीन से जो रेशम जाया करता था उसी रास्ते से होकर के जाता था, कहां, यूरोप, इस वजह से उस रास्ते का नाम क्या पड़ गया, रेशम मार्ग। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? और अनवीकरणीय भी है बच्चों, तो पहले नवीकरणीय को समझ लीजिए। वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे या एक बार खत्म हो जाने पर हम उसे पुनः उत्पन्न कर लेंगे, तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में देखिए यहां पे गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये जितना भी चीज है, सोलर प्लेट हम लगा लेंगे, वहां से हम ऊर्जा फिर से बना सकते हैं। आप देखते होंगे बैटरी डिस्चार्ज होता है तो हम चार्ज कर लेते हैं, तो हम पुनः उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपको अनवीकरणीय। देखिए अनवीकरणीय में सबसे ज्यादा अभी भूमिका जो निभा रहा है वो कोयला ना के बराबर है। पहले क्या होता था कि भट्टा में आप जब देखते थे ईंट हर जगह ईंट बनता था, अब क्या है ना, सीमेंट वाला ईंट आने लगा है। वो इसलिए क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की वजह से। अब उसको पढ़ते हैं तो और बेटर तरीके से समझेंगे। देखिए, वैसा संसाधन जो आने वाले समय में या तो खत्म हो जाएगा या फिर उसे दोबारा नहीं बना सकते हैं, या उसे बनाने के लिए करोड़ों वर्ष का समय लग जाएगा। अब करोड़ों वर्ष लगेगा तब तक तो समझिए कितना पुष्ट मर जाएगा, है कि नहीं? वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि वो संसाधन दोबारा निर्मित ना हो, उसे हम लोग अनवीकरणीय बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जितना भी है भाई, अब कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा उसको बनाने के लिए हमको करोड़ों साल और बिताना पड़ेगा, तब जाकर के वो जनरेट हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब मान लीजिए हमारे घर का एगो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब इसको उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या हमको 1 करोड़ साल का वेट करना पड़ेगा? नहीं ना, हम आराम से उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना फंक्शन कि भाई बहुत समय लग जाता है इसको बनाने में, तो इसीलिए इसको बोला गया अनवीकरणीय संसाधन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला चीज कि वायु परिवहन जो होता है वो थोड़ा सा सेफ होता है। अब सेफ नहीं बोलो भाई, कई जगह ब्लास्ट भी हुआ है, लेकिन कम समय में हम आराम से लंबी लंबी दूरी को तय कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, यानी हम आसानी से पहुंच जाते, उतना थकान भी नहीं लगता। मान लीजिए हम अभी यहाँ पे आपको वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं, 1.5 घंटे के बाद दिल्ली में दिखेंगे। दिल्ली यहाँ से अगर हम ट्रेन से सफर करेंगे तो कम से कम 23-24 घंटा लग जाता है।
तो वही प्लेन के अंदर में हमको उतना समय नहीं लगता है, कम समय लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर उतना ना थकता ना कुछ होता और हम नए एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तेजी से एक प्रकार से ये क्या होता है। और दूसरी बात इसमें ट्रैफिक होता ही नहीं है। ट्रैफिक का मतलब क्या, जाम वगैरह लगता नहीं। जैसे अगर हम यहां से दरभंगा गए तो आशापुर में जाम लग गया कहीं पे गाड़ी का, तो वहां लफड़ा हो जाएगा। ऊपर में क्या ना पूरा एकदम फिर ये जिधर चाहे उधर उड़ा दिया, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया मेरे लिए, तीव्र गति, यानी तेजी से वो हमारा क्या होता है, सफर को तय कर देता है। चलिए पढ़ते हैं। यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। सही बात है भाई, 4,000-5,000 रुपए का टिकट लग जाएगा। ऊपर में भी जाइए, जितना ऊपर जाना है उतना ऊपर जाते हुए चले जाइए। इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव है, यानी तेजी से हम यात्रा कर सकते हैं इसके द्वारा। अगला है, इसके द्वारा आरामदायक यात्रा मिलता है। थोड़ा सा एकदम रेस्ट वाला, एकदम आराम से गया, थोड़ा सा भड़बड़ गरगर नहीं पेट करे तो सब मजा आने वाला, समझ गए। तुरंत आप पहुंच जाइएगा दिल्ली, तुरंत कोलकाता, तुरंत मुंबई, यानी फ्लाइट जो है ना बहुत तेज रफ्तार से चलती है। और सबसे बड़ा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसको समझिए, इस परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती, यानी ट्रैफिक रहता ही नहीं है। अब आसमान में कौन जाएगा यार पुलिस वाला 4 को खड़ा करने के लिए, आए रुको तब तुमको सिग्नल देंगे, ऐसा थोड़े होता है। तो यहां पर ट्रैफिक की संभावना नहीं होती, संभावना क्या होती ही नहीं है भाई। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा साधन है। थोड़ा महंगा है लेकिन सेफ नहीं कहो यार, अनसेफ है, बट मतलब कि तेजी से अगर हम यात्रा करें तो मेरे लिए वो ठीक है, कंफर्टेबल है, थोड़ा सही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन सब का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। एक क्वेश्चन एक से स्क्रीनशॉट कीजिएगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ऑन स्टडी। तो कल हमने साइंस का क्लास लिया था, आज हम एसएसटी का लेंगे। ऐसे ही लगातार क्लास चलता रहेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा हम कराने वाले हैं आपके इसी चैनल पे, बिंग ऑन स्टडी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें। योजना आयोग को ही आज नीति आयोग कहा जाता है। जब योजना आयोग बना था वो तब 5 वर्ष में उसको एक बायोडाटा देना पड़ता था, मतलब जो भी डाटा हुआ करता था देश में वो उसको देना पड़ता था। किसको? प्रधानमंत्री को। लेकिन नीति आयोग इसलिए कर दिया गया, जैसे आप 2015 में इसका निर्माण हुआ तो 15 साल बाद बताएगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी 2030 में जाकर के बताएगा। ठीक है, तो ये नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ कब? 2015 में। तो चलिए पढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था बच्चों? 15 मार्च 1950 को। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे आपसे कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था तो आप बोलिएगा 15 मार्च 1950 को। कभी कभी 1950 नहीं रहेगा, 16 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, तो आपको लिखना है 15 मार्च। कभी कभी मार्च नहीं होगा, ईस्वी होगा, तो आपको लिखना 1950 में। ठीक है बच्चों, अगला लाइन है, योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये भारत में है इसलिए, यानी जहां होता है वहां के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने इसका नाम बदल दिया था। कब? 1 जनवरी 2015 को। यहां देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। क्योंकि ये तो फंस जाते कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, वो तो मानता है, पूरा डाटा जानता है, लेकिन नीति आयोग में क्या हो गया ना कि 30 साल, अब इसमें कोरोना वायरस हो या कुछ भी सब जो हुआ है ये सारा चीज को फॉल्स मान देंगे, मोदी जी अपना निकाल देंगे कुछ भी। तो ये नीति आयोग उसमें कन्वर्ट कर दिया है कब? 2015 में। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है, योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसके सहायता के लिए कुल उसके अलावा 8 सदस्य और होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य और होते हैं। ठीक है,
तो ये भी समझ गए आपकी 1 जनवरी को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, यानी योजना आयोग को ही हम लोग नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? व्हाट वर द ऑब्स्टेकल्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उनको। देखिए जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित थी। सबसे पहली बाधा क्या थी कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था, यानी कोई छोटा राज्य था कोई बड़ा राज्य था। कुल कितने राज्य थे? 300 राज्य थे। ठीक है, तो यह सबसे पहली बड़ी बाधा हुई कि चूंकि सबको इकट्ठा करना थोड़ा इंपॉसिबल था। उसके बाद इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। अब भाई किसी का राजनीतिक एरिया कुछ अलग है, तो किसी का धर्म अलग है, किसी का सोच अलग है, यानी ये सभी क्या था ना, थोड़ा थोड़ा अलग अलग था। भाई 300 राज्य, तो भाई सबका सोच भी तो अलग अलग होगा ना, तो ये थी, तो इस वजह से भी इसमें क्या हो रही थी, बाधाएं आ रही थी। तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। वहां लोगों में राष्ट्र के प्रति क्या कहते हैं, प्यार नहीं था, जागरूक नहीं थे उतने। ठीक है, तो ये उसकी अभाव था, यानी राष्ट्र के प्रति अभाव। उसके बाद आपका जो है चौथा कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, यानी ऑस्ट्रिया जो है इसमें आकर के घुस गया था। ठीक है, तो ये सभी जो है ना जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। बात समझ में आए? तो आप लिखिएगा जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं अगर पूछेगा तो आप लिखेगा कि 300 छोटे बड़े राज्यों में उसको विभक्त कर दिया गया था, बहुत सारे राज्य थे, अब उसको इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल था। दूसरी बाधाएं क्या थी? वहां के जो राजनीतिक थे, सामाजिक थे और धार्मिक, ये सभी क्या थे, अलग अलग थे, है ना, इस वजह से भी उसमें बाधाएं आ रही थी। ठीक है, साथ में क्या हुआ कि वहां राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही कम थी, इस वजह से भी हुआ। और अंतिम में ऑस्ट्रिया और ये जो है मेटरनिक, ये दोनों मिलकर के उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी बाधाएं जर्मनी के एकीकरण की थी। ठीक है, चलिए देखिए खूनी रविवार क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया बच्चों, इसको पढ़ते हैं। 1905 ईस्वी, चलिए इससे पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए रूस और जापान, जापान बहुत छोटा कंट्री है बच्चों, जापान और रूस बहुत बड़ा कंट्री है, जापान बहुत छोटा है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन जापान उसमें जीत गया और हार का सामना करना पड़ा किसको? रूस को। अब कहीं भी किसी दो देश के बीच में लड़ाई जब होता है तो उसमें क्या होता है ना कि किसी एक का क्षति बहुत ज्यादा होता है, जिसकी हार होती है ना उसकी क्षति बहुत ज्यादा होती है। अब वो क्षति के कारण वहां आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, यानी कि वहां जो जनताएं थी वो भूखमरी से झेलने लगी, वहां गरीबी आ गया, यानी बहुत बुरा स्थिति हो रहा था। ठीक है, तो वहां की जनता क्या की ना, इकट्ठा होकर के सरकार के पास जाकर के, वहां जो जाड़ थे उनके पास जाकर के क्या किया, अपनी जो है मांगे पूरी करने की मांग करने लगे, सभी इकट्ठा हो गए। लेकिन उस पे क्या हुआ ना कि वहां के जो जार निकोलस थे उन्होंने सिपाही को भेज करके बोला क्या कि पहले उसको वार्निंग दिया, तो जब वो नहीं हटे तो उसके प्रति क्या किया ना, गोली चलवा दिया। अब गोली जो चलाया तो वो समझिए पूरा खून खून हो गया था। उस दिन रविवार था, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब हम इसको बाय लाइन, यानी जो टॉपिक बाय टॉपिक हमने लिखाया उससे हम समझते हैं। देखिए 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस की बुरी तरह पराजय हुई, यानी हार हुई। इस पराजय में रूस का आर्थिक हालत खराब हो गया। आर्थिक मतलब वहां जो स्थिति थी, पैसे वैसे जो भी है, खाने पीने इन सब की ना बहुत हालत दयनीय हो गई। ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। 9 फरवरी 1905 को लोगों के एक समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे, परंतु जार की सेना ने उन निहत्थे का मतलब होता है कि खाली हाथ से गए थे। वो तो भाई मांग, बेचारा गरीब गुरबा क्या करेगा, कुछ भी नहीं, हाथ में तो कुछ नहीं, लाठी डंडा पिस्तौल बंदूक था नहीं, तो निहत्थे थे। निहत्थे मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं था। उन लोगों पर गोलियां चला दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए, है ना। उस दिन रविवार था, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या था खूनी रविवार का? रूस और जापान, यानी रसिया और जापान के बीच में वार हुआ था, उसमें रूस हार गया और हारने के कारण उस देश में आर्थिक स्थिति वहां की जो थी वो बहुत खराब हो गई। खाने के लिए लोग तरस रहे थे,
तो वहां की जो जनता थी, यानी जन जो थे, लोग जो थे, वो सारे क्या किए, रोटी दो के नारे के साथ वो आगे बढ़ने लगे। जब वहां गए तो वहां के जो जार निकोलस थे, उन्होंने उन निहत्तों पर गोली बरसा दी, जिसके कारण वहां खूने खून हो गया वो पूरा एरिया। वो दिन रविवार था, इसलिए उसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अंग्रेज के साथ खेलने का बड़ा काम किए गांधी जी। चलिए देखते हैं नमक में क्या हुआ था ना, कि कर लगाने लगा था, यानी टैक्स लगाने लगा था अंग्रेज तक। तो उसके लिए क्या किया गांधी जी, सब एकदम चल दिए, 24 दिन तक एकदम पैदल चले। चलने के बाद समुद्र तट पे पहुंचे, पहुंचने के बाद उसको क्या किया ना, भाप बना करके पानी उड़ा दिए, जो बच गया वो नमक बन गया। तो इन्होंने नमक बना के अंग्रेजों को एक तमाचा दिया कि हम कर्ज नहीं, उसमें जो कर लगा रहे हो, जो टैक्स लगा रहे हो, वो हम नहीं देंगे, और हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो तब से वहां से नमक बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब समझिए, इसी को जो है ना, गांधी जी के नमक कानून को हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नमक पर कर लगाना था, या दांडी यात्रा के बारे में लिखें तो आप यही चीज लिखिएगा। ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि गांधी जी का नमक कुछ और था, दांडी कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन दोनों सिमिलर है। चलिए देखिए, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, जो 24 दिवसीय 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत किरकिर करता, पता नहीं यहाँ पे आता हॉर्न देना चालू कर देगा, क्या सिग्नल है समझ में नहीं आता है। तो ये जो है 24 दिन तक ही इन्होंने अपना मेहनत करके वहां पहुंचे गांधी जी सभी के साथ। फिर क्या हुआ वो देखिए। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना, कर का मतलब होता है टैक्स या कर्जा, ठीक है ना, उस टैक्स को बढ़ाना है ना, अनुचित फैसला है। अनुचित मतलब उचित नहीं है, मतलब सबके फेयर में नहीं है, अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत देना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दांडी यात्रा क्या है, नमक कानून क्या है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चों। तो असल में क्या हुआ था ना कि नमक कानून इसलिए लाया गया या दांडी यात्रा इसलिए किया गया था क्योंकि वो जो अंग्रेज लोग जो थे वो नमक पर टैक्स लगाने लगे थे, और गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए ये समुद्र के तट पे पहुंच गया, और पहुंचने के बाद वहां से नमक बनाया, और बनाने के बाद अंग्रेजों को एक तमाचा दिया, बताया कि हम तुमको टैक्स नहीं देंगे, हम खुद अपना नमक अपने देश में ही बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी तरह का डाउट है या हमसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज कमेंट में बोलिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार सके। थैंक यू।